गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या बात है, इतनी सारी भीड़, इसी क्लास के हैं सारे? ठीक है। जब हम फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी में, तो फर्स्ट यूनिट में अगर आप देखोगे अपने सिलेबस में, तो मोर देन 50% ऑफ टॉपिक एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर से एसोसिएटेड है ना। फर्स्ट टॉपिक है आपका सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है विकसित भारत एट द रेट 2047। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें तीनों सेक्टर का रोल और कंट्रीब्यूशन डिस्कस करना है, और यहीं से शुरू हो जाता है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। उसके बाद नेशनल इनकम, फिर नेशनल इनकम के बाद अगर आप आगे देखोगे तो उसके बाद फिर बैक टू बैक आपको क्या मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ओरिएंटेड टॉपिक्स मिलेंगे, जैसे मेजर क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी ज्योग्राफी में पढ़ा दिया गया है। उसके बाद फिर एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी, जैसे एमएसपी क्या होता है, प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी क्या होता है ना, प्राइस पॉलिसी क्या होता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड मार्केटिंग, एग्रीकल्चर फाइनेंस। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ ऐसी स्पेसिफिक स्कीम्स हैं जो कि क्लियर कट आपके सिलेबस में मेंशन करी गई हैं एग्रीकल्चर इनिशिएटिव के अंडर में, दैट इज पीएम किसान। पीएम किसान का मतलब है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, एनएमएसए, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड अदर एग्रीकल्चर इनिशिएटिव। तो अभी तो मैंने जब आपको प्रीलिम्स में पढ़ाया था तो ये स्कीम शॉर्ट्स में से बता दी थी कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव से हमने पढ़ लिया था। अब जब हम इसको मेंस ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे तो हमको इसमें कंप्लीट इसका ऑब्जेक्टिव, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिग्निफिकेंस, क्रिटिसिज्म सब कुछ पढ़ना है। तो यहाँ पे आपके सिलेबस में क्लियर कट दो स्कीम्स तो मेंशन करी ही गई हैं जिनको आपको डिटेल में कवर अप करना है, दैट इज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एंड सेकेंड इज नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स हैं वो भी आपको डिटेल में कवर अप करना है, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, है ना। तो ये स्कीम्स भी हम डिटेल में कवर अप करेंगे। फिर इसके बाद एग्री स्टार्टअप्स की बात करी गई है ना, जो एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड न्यू एंटरप्राइजेज हैं, न्यू वेंचर्स हैं, न्यू प्रोजेक्ट हैं, उनके बारे में डिस्कस करना है, उनसे एसोसिएटेड चैलेंजेस, उनके प्रोग्राम्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फिर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के बारे में बात करनी है। ठीक है, फिर इसी तरह आप देखोगे तो एग्रीकल्चर के बाद नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसमें हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़नी है 1948 से लेकर 1991 तक की। एमएसएमई सेक्टर आपको मैंने प्रीवियसली पढ़ा दिया है, तो एमएसएमई सेक्टर में जो सिर्फ वैल्यू एडिशन हुआ है वो सिर्फ है उसके चैलेंजेस, तो चैलेंजेस में पढ़ा दूंगा। बाकी एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड जो हमने, आपको याद हो, कुछ पोर्टल वगैरह पढ़े थे, समाधान पोर्टल, प्रगति पोर्टल, वो सब इनिशिएटिव में है तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मेनली उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड कुछ स्कीम्स हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मेक इन इंडिया स्कीम। मेक इन इंडिया स्कीम के अंडर में ही सारी स्कीम्स आ जाती हैं, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, स्किल इंडिया हो गया, स्टैंड अप इंडिया हो गया। फिर हम डिस्कस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, पहला है सोशल, दूसरा है इकोनॉमिक। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम हेल्थ और एजुकेशन डिस्कस करेंगे, और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, एनर्जी और टेलीकम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे। लास्ट के जो दो चैप्टर हैं वो थोड़ा सा हो सकता है आपको समझने में प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा डिफिकल्टी हो, क्योंकि उस चैप्टर में इन जनरल कंटेंट बहुत कम है ना, और वो चैप्टर ऐसे हैं जिसको आपने कहीं शायद ही सुना हो कभी, और उस चैप्टर को एक अलग ही वे में एमपीपीएससी ने अपने सिलेबस में प्रेजेंट किया है। सिलेबस में लिखा है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म कंट्रीब्यूशन टू फॉरेन एक्सचेंज, यानी फॉरेन एक्सचेंज के रेफरेंस में आपको ये पढ़ना है कि हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म का क्या कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में। और लास्ट में पढ़ना है आपको स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। स्टैंडर्डाइजेशन में आप पढ़ोगे कि एग मार्क क्या होता है, हॉल मार्क क्या होता है, इको मार्क क्या होता है, इससे रिलेटेड क्या प्रोविजन बने हैं, क्या एक्ट आए हैं, क्या फीचर्स हैं, तो ये डिटेल हमको डिस्कशन करना है। तो आज का जो चैप्टर है हमारा, दैट इज फर्स्ट चैप्टर, सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और इस सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का ये जो चैप्टर है, आप चैप्टर कम बोलो इसे, ये कंप्लीट आंसर है, एक क्वेश्चन है जो कि आपको मेंस में एज इट इज़ यहाँ से पूछा जा सकता है। 10 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है कि क्रिटिकली एवेल्युएट द सम ऑफ द सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी और हाईलाइट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो जो सैलेंट फीचर हैं उनके आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं और उसके अंदर का डेटा याद रखना है, बाकी सब कुछ आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है,
तो जब हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडियन इकोनॉमी की कहीं ना कहीं एक प्रोमिनेंट प्लेस है जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे इंडियन इकोनॉमी होल्ड करती है। साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी एक ऐसी यूनिक इकोनॉमी मानी जाती है जिसमें हम डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। हमको डाइवर्सिटी किस एस्पेक्ट में, सोशल एस्पेक्ट में भी, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में भी, पॉलिटिकल और जोग्राफिकल एस्पेक्ट में भी। सोशल एस्पेक्ट में हमको कैसे डाइवर्सिटी देखने को मिलती है? सोशल एस्पेक्ट में डाइवर्सिटी हमको इस तरह से देखने को मिलती है कि इंडिया में डिफरेंट रीजन्स जो हैं वो डिफरेंट कल्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट सोसाइटी या सोशल नॉर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इकोनॉमिक बेसिस पे हमको डाइवर्सिटी किस तरह से देखने को मिलती है कि इन अ नॉर्दर्न इंडिया एग्रीकल्चर इज कंसिडर्ड टू बी द प्राइमरी ऑक्यूपेशन, ठीक है, बट इन द सदर्न इंडिया इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर इज कंसिडर्ड टू बी द प्राइमरी ऑक्यूपेशन। या इंडिया में हमको इकोनॉमिक डाइवर्सिटी देखने को कैसे मिलेगी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आर एग्रेरियन स्टेट, बट द महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका आर इंडस्ट्रियलिस्ट और सर्विस सेक्टर बेस्ड स्टेट। तो ये इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है। पॉलिटिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी कि हम देखते हैं कि इंडिया में जनरली राइटिस्ट ज़्यादा हैं, सदर्न एरिया में हमको क्या देखेंगे, लेफ्टिस्ट ज़्यादा हैं, ठीक है। जोग्राफिकल बेसिस पे भी डाइवर्सिटी है कि इंडिया के कुछ नॉर्दर्न रीजन में हमको क्या देखने को मिलता है, हिमालयन पार्ट देखने को मिलता है। इंडिया के सेंट्रल और डेक्कन में हमको क्या देखने को मिलता है, प्लेट्यू रीजन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इंडिया में आपको माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, हिली एरिया सब कुछ देखने को मिलेगा। आपको इंडिया में जो रिवर सिस्टम है उसमें भी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी कि इंडिया में सीजनल रिवर भी हैं और पेरिनियल रिवर भी हैं। तो ये एंटायर इंडिया को एक कंप्लीट यूनिक कंट्री के वे में रिप्रेजेंट करती है हमारी डाइवर्सिटी, ठीक है। अगर देखा जाए तो इंडिया इज़ अ सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। चाइना के बाद इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन में। 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है दैट इज़ 121.02 करोड़, है ना, विच मेनली कॉन्स्टिट्यूट 17.5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, ठीक। एंड इन द टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड विच मेनली कॉन्स्टिट्यूट 2.42% ऑफ टोटल एरिया, दैट इज 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, ठीक है। अब इतना ज़्यादा अबेंडेंस ऑफ रिसोर्सेज के बाद, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी के बाद, जब हम इंडियन इकोनॉमी में स्पेसिफिकली फ़ीचर्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हमको इंडियन इकोनॉमी में दो तरह के फ़ीचर्स देखने को मिलते हैं। एक वो फीचर जो इंडियन इकोनॉमी के ट्रेडिशनल आस्पेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक वो फीचर जो कि इंडियन इकोनॉमी के मॉडर्न आस्पेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी के जो फीचर्स हैं इनको अगर देखा जाए तो हम दो वे में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ ट्रेडिशनल फीचर of Indian economy and the second one is new feature or a modern feature of Indian economy। अच्छा, अब ये दोनों फीचर्स में डिफरेंस क्या है? जब हम ट्रेडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो जो ट्रेडिशनल फीचर्स हैं वो इंडिया में जनरली जो डेवलपमेंट इंडिपेंडेंस के बाद शुरू हुआ, या इंडिया की जो हम कह सकते हैं एक नेगेटिव इमेज है उसको शो करते हैं, ठीक है। But the modern feature mainly represent the positive picture of Indian economy, that how Indian economy is rapidly moving from underdeveloping to developing and to developed economy। तो आप ये कह सकते हो कि ट्रेडिशनल फीचर इंडियन इकोनॉमी के अंडर डेवलपिंग फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हमारी इंडियन इकोनॉमी अंडर डेवलपिंग से ट्रांजिट होके डेवलपिंग की तरफ मूव कर रही है, या व्हेन वी आर टारगेटिंग टू मेक अ इंडियन इकोनॉमी अ डेवलप्ड इकोनॉमी बाय द एंड ऑफ 2047, सच फीचर्स आर मेनली रिप्रेजेंट बाय अ मॉडर्न फीचर्स। क्लियर? तो बेसिकली जो अंडर डेवलपिंग फीचर्स हैं वो ट्रेडिशनल फीचर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं इंडियन इकोनॉमी के, और इंडियन इकोनॉमी के जो डेवलपिंग और डेवलप्ड फीचर्स हैं वो मॉडर्न फीचर्स के अंडर में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द ट्रेडिशनल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एंड इन ट्रेडिशनल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज द प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रीडोमिनेंस कैसे? हम सभी को पता है कि इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो एक ऐसा सेक्टर है जो काफ़ी डोमिनेंट रोल प्ले करता है। कैसे डोमिनेंट रोल प्ले करता है?
इंडिपेंडेंस के पहले की अगर हम बात करें, जब इंडिया में बेसिकली यूरोपियन एडवेंट हुआ था, यूरोपियन एडवेंट होने के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर को सिर्फ एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता था, जिससे रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करके जनरली फिनिश प्रोडक्ट कन्वर्ट किया जाता था या फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता था, और उससे जो इनकम जनरेट होती थी, दैट इनकम वाज मेनली डाइवर्टेड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ठीक, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जब हमारे यहाँ से यूरोपियन कॉलोनीज चली गई, तो कम्प्लीटली हम कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिपेंडेंस के पहले हुआ था, वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोलैप्स हो गया। क्यों? क्योंकि उस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे कैपिटल हो, या चाहे ह्यूमन पावर या ह्यूमन रिसोर्सेज हो, वो किसके थ्रू डिप्लॉय किए गए थे? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, यूरोपियन कॉलोनी के थ्रू। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद सरकार के पास ना तो इतना पैसा था, ना ही इतने स्किल बेस्ड मैन पावर थे, और ना ही इतनी लार्ज स्केल या हम कह सकते हैं क्वालिटेटिव टेक्नोलॉजी थी कि हम स्टार्टिंग से ही इंडिया को एक एग्रीकल्चर सेक्टर में कन्वर्ट कर सके। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो सबसे बड़ा इंडिया में प्राइवेट और अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, वो एग्रीकल्चर सेक्टर था, है ना। आज की डेट में अगर देखा जाए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, नियर अबाउट 42% ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट है, जो कि बढ़ के अब कितनी हो चुकी है? नियर अराउंड 58% तक, है ना। तो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में 58% ऑफ पॉपुलेशन है जो कि ओवरऑल किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट है अपने लाइवलीहुड के लिए, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन, इनडायरेक्टली मतलब अलाइड एक्टिविटीज में इंगेज्ड होना, ठीक है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, है ना, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, फिशरीज हो गया, दीज आर ऑल आर अलाइड एक्टिविटीज। अब जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर में अपार्ट फ्रॉम लाइवलीहुड नेशनल इनकम और एक्सपोर्ट के रेस्पेक्ट में डिस्कशन करते हैं, तो हमको ये पता चलता है कि इंडिया की जो ओवरऑल नेशनल इनकम है, उस ओवरऑल नेशनल इनकम में सिर्फ 16% ऑफ इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है? एग्रीकल्चर सेक्टर से। एक टाइम था जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एक बैकवर्ड इकोनॉमी माने जाते थे, लेकिन आज की डेट में हम क्या बन चुके हैं? एक लीडिंग इकोनॉमी बन चुके हैं। वी आर नॉट ओनली अ लीडिंग प्रोड्यूसर बट ऑल्सो द लीडिंग एक्सपोर्टर इन सम ऑफ द फूड ग्रेन्स लाइक वीट, राइस, पल्सेस, शुगर केन एटसेट्रा। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया में जितना भी टोटल एक्सपोर्ट होता है ना, गुड्स और सर्विसेज का, उसमें 40% एक्सपोर्ट किसका बताया मैंने अभी? सर्विसेज का। लेकिन जो 10% ऑफ एक्सपोर्ट है ना, 40 + 10% ऑफ एक्सपोर्ट जो है वो किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, जो 2002-2004 में कितना था? सिर्फ 2% था। तो कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट है वो सिग्निफिकेंटली क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर के डोमिनेंस की वजह से कहीं ना कहीं जो अदर इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर हैं, उनकी ग्रोथ भी क्या हुई है? हैम्पर्ड हुई है। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रेडिशनल फीचर में, रूरल इकोनॉमी। अब इंडिया को हम रूरल इकोनॉमी क्यों कहते हैं? इंडिया को हम रूरल इकोनॉमी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मेनली रिसाइड्स इन अ रूरल एरिया, है ना। As per the 2011 census, 74.2 crore of population of the India mainly lives in a rural areas, which mainly constitute more than 68% of total population of a country. Specifically, अगर 2011 census के data के according देखें तो 69.31% of population है जो कि directly और indirectly कहाँ पे reside कर रही है? Rural area में reside कर रही है। और इंडिया में total villages कितने हैं? 6.41 lakh of villages हैं। लेकिन रूरल इकोनॉमी का अपने आप में ही एक स्पेसिफिक फीचर है। वो फीचर क्या है? कि रूरल इकोनॉमी में जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है अपने लाइवलीहुड के लिए। तो अब यहाँ से हमको समझ में आता है कि जब मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में डिपेंडेंट होगी अपने लाइवलीहुड के लिए, तो वो पॉपुलेशन कौन सी होगी? रूरल पॉपुलेशन होगी। क्योंकि अर्बन एरिया में तो मेनली इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बन एरिया में सर्विस सेक्टर है, तो अल्टीमेटली फिर रूरल पॉपुलेशन ही एक ऐसी पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में रूरल पॉपुलेशन का ओवर डिपेंडेंट होना भी एक सबसे बड़ा कारण है इंडियन इकोनॉमी का रूरल इकोनॉमी रह जाना। क्यों? क्योंकि जब वहाँ की पॉपुलेशन माइग्रेट होकर अर्बन एरिया नहीं जाएगी या वहाँ की पॉपुलेशन को बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा रिगार्डिंग द एजुकेशन, रिगार्डिंग द हेल्थ और मेडिकल केयर सर्विसेज, तो कहीं ना कहीं जो सोशल डेवलपमेंट है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो भी प्रोग्रेसिवली रूरल एरियाज में अचीव नहीं होगा। तो हम आज की डेट में देख रहे हैं वो रूरल और अर्बन गैप आज भी हमको इंडियन इकोनॉमी में देखने को
मिलता है। हाँ, अगर रूरल एरिया में इनिशियली जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसएमई सेक्टर, स्मॉल स्केल या कॉटेज इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट पे फोकस्ड करती तो कहीं ना कहीं लार्ज स्केल में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होती, एक बेटर इनकम सोर्स भी क्रिएट होता और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इम्प्रूव होता। बट एज सच हमको फिनोमेना नहीं दिखता है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है लो या पुअर पर कैपिटा इनकम। इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो एज कंपेयर टू अदर डेवलपिंग कंट्री इज क्वाइट लेस। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी एंड इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द टर्म्स ऑफ जीडीपी। फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बाद भी जीडीपी के टर्म्स में जो इंडिया है वो इन कंपैरिजन टू द अदर डेवलपिंग कंट्री उसका पर कैपिटा इनकम लो है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम लो होने का सबसे बड़ा कारण है हाई पॉपुलेशन रेशो। अदर डेवलपिंग कंट्री का पर कैपिटा इनकम इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन कम है। पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय अ टोटल पॉपुलेशन। तो जितनी कम पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा एक व्यक्ति की क्या होगी? पर कैपिटा इनकम होगी। लेकिन हमारी पहले से ही क्या है? टोटल नेशनल इनकम कम है इन कंपैरिजन टू द अदर डेवलपिंग कंट्री, ऊपर से पॉपुलेशन रेशो ज़्यादा है। तो इस वजह से हमारी कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है वो भी क्या है? कम है। कितनी है पर कैपिटा इनकम? $2250 है हमारी पर कैपिटा इनकम। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आता है इनकम इनइक्वालिटी। आप सभी ने पॉवर्टी पढ़ा होगा। पॉवर्टी में मैंने आपको एक टाइप पढ़ाया था पॉवर्टी का, रिलेटिव पॉवर्टी। याद आया? कितने टाइप होते हैं पॉवर्टी के? 2 टाइप होते हैं। मैम कौन कौन से टाइप होते हैं रिलेटिव पॉवर्टी के? हाँ, आप ही ब्लू टी शर्ट में, कौन कौन से टाइप होते हैं रिलेटिव पॉवर्टी के? रिलेटिव पॉवर्टी छोड़ो, टाइप ऑफ पॉवर्टी के टाइप बताओ आप। तो कितने तरह की पॉवर्टी होती है? नहीं पता? पढ़ा था क्लास में तो फिर पता क्यों नहीं है? बुक है, नोट्स हैं, देखे नहीं खोल के? अभी नहीं? और कौन है जिसको नहीं पता? हाँ भाई, पीछे ब्लैक टी शर्ट। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी कितनी होती हैं? नहीं पता? गरीबी देखी है कभी? अरे मतलब महसूस नहीं करी, जैसे सड़क पे देखी है? देखी है ना? तो क्या समझ में आया? किस किस तरह से गरीबी हो सकती है? पहले बताया था पॉवर्टी 2 तरह से होती है, एक रिलेटिव और एक एब्सोल्यूट। रिलेटिव क्या होती है? जब हम कंपैरेटिवली 2 लोगों के बीच में इनकम और वेल्थ के बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं, जहां पे एक को रिच और एक को पुअर कंसीडर किया जाता है, दैट इज रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी को पॉवर्टी लाइन के बेसिस पे मेजर किया जाता है, या तो कैलोरी के बेसिस पे, या तो फैमिली इनकम के बेसिस पे, या तो इंडिविजुअल के बेसिस पे। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं इनकम इनइक्वालिटी की, तो हम सभी को पता है कि इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी क्या है? काफ़ी हाई है ना? हमने लॉरेंस कर्व और गिनी कॉफिशिएंट में भी पढ़ा था। पहले इंडिया का जो गिनी कॉफिशिएंट 0.4 था वो कम होकर 0.3 हो गया है। यानी कि लास्ट 30 ईयर्स में इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी कम हुई है, लेकिन इनकम इनइक्वालिटी ख़त्म नहीं हुई है। इंडिया की जो 40% ऑफ इनकम है वो कंट्री की सिर्फ 19.7% ऑफ पॉपुलेशन के हाथ में है। यानी कि भारत अगर 100 रुपये कमा रहा है तो 40 रुपये जो है वो सिर्फ 20% लोगों के पास है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने आपको ये भी बताया था कि जब इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफरेंट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करी फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी, लाइक तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, तो इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करी तो इनकी रिपोर्ट में क्या एस्टिमेट आया था कि 2006-07 में इंडिया में जो पॉवर्टी रेट था दैट वाज 21.9%। और रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या रिव्यू आया था कि जो इंडिया में 13-14 में पॉवर्टी एस्टिमेट्स हैं, इंडिया में नियर अराउंड 29.5% ऑफ पॉपुलेशन आर लिविंग बिलो आ पॉवर्टी लाइन। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में स्टिल देयर आर 22% टू 25% ऑफ पॉपुलेशन विच आर लिविंग बिलो आ पॉवर्टी लाइन। यही तो कारण है कि इंडिया में आज की डेट में भारत सरकार को 80 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन को क्या करना पड़ रहा है? फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन देना पड़ रहा है कोविड पेंडेमिक के बाद भी, विच शोज दैट देयर आर मोर देन 80 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन which are totally poor in India. But as per the data of government of India, it reveals that only 22 to 25% of population is poor. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गवर्नमेंट के डेटा में भी एक डिस्क्रिपेंसी है जो कि गवर्नमेंट टोटली इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ठीक, फिर जो इनकम इनइक्वालिटी है, इनकम इनइक्वालिटी की वजह से कुछ ऐसी फर्दर प्रॉब्लम्स हैं जो कि सोसाइटी में क्रिएट हो सकती हैं। अगर इनकम इनइक्वालिटी होगा तो फिर हमको क्या देखने को मिलेगी? रीजनल डिस्पैरिटी देखने को मिलेगी कि एक एरिया वेल डेवलप्ड एंड वेल एडवांस है, एक एरिया क्या है? बैकवर्ड है।
अगर इनकम इनइक्वालिटी होगी तो हम ये देखेंगे कि सोसाइटी का एक ऐसा स्पेसिफिक सेक्शन है जो कंप्लीटली लिटरेट है या एम्प्लॉयड है, जिसके पास बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लेकिन एक सेक्शन ऐसा है जिसके पास बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, जिसके पास बेटर लिटरेसी नहीं है, जिसके पास प्रॉपर मेडिकल केयर सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। तो इनकम इनइक्वालिटी जो है वो सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी सोसाइटी में क्रिएट करती है। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। इंडिया में अभी भी मोर देन 4 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन डायरेक्टली अनएम्प्लॉयड है, और इंडिया में मेनली जो टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है दैट इज स्ट्रक्चरल एंड अनहिडन अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में मेनली अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण क्या है कि इंडिया में पुअर लिटरेसी रेट है। जब हम इंडिया को अदर डेवलपिंग कंट्रीज से कंपेयर करते हैं लाइक ब्राज़ील, अर्जेंटीना और चाइना, तो इन कंट्रीज़ में जनरली जो लिटरेसी रेट है दैट इज़ मोर देन 78% और अबव 80% है ना। जो टीचर स्टूडेंट रेशो है दैट इज़ ऑल्सो मच बेटर इन कंपैरिजन टू इंडिया। ठीक है, लेकिन जब हम इंडिया में लिटरेसी रेट देखते हैं तो इंडिया में लिटरेसी रेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोग्रेसिवली इम्प्रूव नहीं हो पाया, इसके बावजूद कि इंडिया ने कई सारी एजुकेशनल पॉलिसी लॉन्च करी। ठीक है, इंडिया ने एजुकेशनल पॉलिसी के साथ साथ एजुकेशनल प्रोग्राम लॉन्च किए, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया, एजुकेशन के लिए एक लेजिस्लेटिव मेजर लिया दैट इज राइट टू एजुकेशन, है ना। उसके बाद भी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बना हुआ है, और अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा कारण क्या है, मैंने ये पहले भी बताया कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा कारण है सबसे पहला तो ओवर पॉपुलेशन, कि इंडिया में पॉपुलेशन रेशो हाई है बट इंडिया में रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। अब रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से और पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हो सकता है। तो स्पेसिफिकली एक ऐसा सेक्शन है इकोनॉमी का जो कि अभी तक क्या है, अनएम्प्लॉयड है। ओवर पॉपुलेशन के साथ साथ इलिटरेसी भी एक सबसे बड़ा रीज़न है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी एक सबसे बड़ा रीज़न है इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का। इंडिया में मेनली मैंने जब आपको अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था कि इंडिया में सबसे ज़्यादा किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्यों है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जितनी डिमांड है ह्यूमन रिसोर्सेज की उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनकी इन जनरल जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या मानी जाती है, ज़ीरो मानी जाती है। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक रीज़न है, ये एक स्पेसिफिक रीज़न है किसका, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था मेरी क्लास में फ़ोन नहीं दिखना चाहिए किसी का टेबल पे, याद रखना आगे से। ठीक, तो मेनली क्या बता रहा था मैं, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ओवर डिपेंडेंसी है इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में। और सेकेंड कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो हाईएस्ट हमको देखने को मिलता है दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, क्योंकि स्किल गैप है। और स्किल गैप क्यों है, क्योंकि इंडिया में देयर इज़ अ लैक ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। आज तक इंडिया में सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल एजुकेशन पे फोकस किया गया, प्रैक्टिकल अप्रोच को डेवलप करने पे फोकस नहीं किया गया। क्लियर। चलो इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज ओवर पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। अब ओवर पॉपुलेशन का क्या रीजन है, इंडिया में हम देखते हैं कि वर्ल्ड की जो 17.5% ऑफ पॉपुलेशन है वो रिसाइड करती है। ओवर पॉपुलेशन की वजह से सबसे पहले क्या आती है, पॉवर्टी। पॉवर्टी के साथ साथ इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम इनइक्वालिटी, एंड ऑल दीज causes are the reasons that why India is still in a developing stage, or why India was considered to be a underdeveloping economy till 1970s और 1980s। अच्छा, ओवर पॉपुलेशन का एक सबसे बड़ा कारण है द सब्सटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट। बर्थ रेट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन डेथ रेट क्या है, स्लो प्रोग्रेस इंक्रीज हो रहा है। बर्थ रेट इंडिया में 22.22 है, और जब हम डेथ रेट की बात करते हैं इट इज़ ओनली अराउंड 6.4 एट पर 1000 लाइव बर्थ। तो कहीं ना कहीं बर्थ रेट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डेथ रेट में हमको एक स्टैग्नेशन देखने को मिल रहा है। ये एक सबसे बड़ा कारण है कि इंडिया में ओवर पॉपुलेशन की वजह से कहीं ना कहीं बैकवर्डनेस है। ठीक है, अच्छा ये एक तो रीज़न है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि सरकार की भी कहीं ना कहीं कुछ पॉलिसी फेलियर्स रहे हैं, कि गवर्नमेंट ने कोई भी फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड स्पेसिफिकली एक प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ प्लान फॉर्मुलेट नहीं किया। सबसे पहले इंदिरा गांधी ने 4th 5 ईयर प्लान के टाइम पे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया, फिर एक बार 1980 में फिर से जब इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने उस प्रोग्राम को रीइंट्रोड्यूस किया, लेकिन फाइनली पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए आज तक इंडिया में सिर्फ एक ही पॉलिसी बनी, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, दैट
इज नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी, और जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि 2045 तक इंडिया की पॉपुलेशन को समहाउ कंट्रोल करना है ना। अब शायद भारत सरकार को ये लग रहा होगा कि जब 2045 आएगा तभी कंट्रोल कर लेंगे 1 साल में, बट ऐसा सच नहीं है ना, पॉसिबल है ना। तो ये कुछ स्पेसिफिक रीजन हैं जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच या ट्रेडिशनल फीचर्स को शो करते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है टेक्निकल स्किल्स एंड बैकवर्डनेस। टेक्निकल स्किल्स एंड बैकवर्डनेस का मतलब क्या है, दैट देयर इज अ लैक ऑफ टेक्निकल स्किल्स एंड वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि इंडिया में प्रीवियसली कुछ एजुकेशन पॉलिसी फ्रेम करी गई, आप पढ़ोगे एजुकेशन पॉलिसी अपने सोशियोलॉजी के लास्ट यूनिट में, है ना। तो जब इंडिया में एजुकेशनल पॉलिसी फ्रेम करी गई तो लास्ट एजुकेशनल पॉलिसी 86 में आई रिफॉर्म्स के बाद, और उसके बाद नेक्स्ट एजुकेशनल पॉलिसी कब आती है, 2020 में, यानी मोर देन 30 ईयर्स के गैप के बाद गवर्नमेंट अपनी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी लेके आती है। अब मुझे ये बताओ कि जिस कंट्री में 30 इयर्स तक एजुकेशनल पॉलिसी चेंज नहीं हुई, क्या उस कंट्री में हम ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि हाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो कंट्री में सोशो इकोनॉमिक एडवांसमेंट है वो भी तो हुआ। जो 1986 की पॉलिसी थी वो इंडिया के 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के मेजर्स को कंपेयर नहीं कर सकती, कंपैटिबल नहीं है उससे। क्यों? क्योंकि 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद इंडिया में शुरू हुआ लार्ज स्केल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, जहां पे स्किल्ड बेस्ड मैन पावर की डिमांड इंक्रीज हुई। और हमारी जो 1986 की पॉलिसी थी उसमें सरकार का फोकस कहीं भी वोकेशनल एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन पे नहीं था। इंडिया में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टेक्निकल एजुकेशन के नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट डेवलप्ड हुए, आईआईटी, एनआईटी और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस डेवलप्ड हुए, स्टैब्लिश हुए, लेकिन उसमें क्वालिटी लर्निंग पे फोकस नहीं किया गया, क्वालिटेटिव फैकल्टी, क्वालिटेटिव एकेडमिक प्रोग्राम पे फोकस नहीं किया गया, जिसके चलते इंडिया में क्या आ गया, स्ट्रक्चरल गैप आ गया। और उस स्ट्रक्चरल गैप ने इंडिया में क्या क्रिएट किया, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, इसमें मान लेते हैं कि टेक्निकल स्किल्स और टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन का ना होना एक सबसे बड़ा कारण है, बट इसमें बैकवर्डनेस भी एक सबसे बड़ा कारण है कि इंडिया में स्टार्टिंग से क्या रही है, रीजनल डिस्पैरिटी रही है। रीजनल डिस्पैरिटी क्यों रही है? क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 ईयर प्लान्स बनाना शुरू किया, और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 ईयर प्लान्स बनाना शुरू किया तो गवर्नमेंट का फोकस क्या था, गवर्नमेंट की अप्रोच कैसी थी, सोशलिस्ट अप्रोच थी। गवर्नमेंट ने इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे फोकस नहीं किया, गवर्नमेंट ने सारे सेक्टर्स को कलेक्टिवली डेवलप नहीं किया, कलेक्टिवली सारे रीजन्स पे फोकस नहीं किया। जहां से गवर्नमेंट को मैक्सिमम रिटर्न्स जनरेट हो सकते थे, गवर्नमेंट ने वो रीजन्स पे, वो सेक्टर पे फोकस किया। तो हम देखते हैं कि आज की डेट में बेसिकली क्वांटिटेटिव बेसिस पे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास ह्यूज पोटेंशियल है ह्यूमन रिसोर्सेज का, बट क्वालिटेटिवली दे आर लैकिंग बिहाइंड, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश। मैक्सिमम पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में, मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है, बिहार में है, लेकिन क्या बिहार उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पाया? नहीं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कहाँ हो पाया? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, चेन्नई। क्यों? क्योंकि उनके पास क्वालिटेटिव ह्यूमन रिसोर्सेज थे। क्लियर हुआ? ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है द लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंडिया में तो एक सबसे बड़ा बैरियर रहा है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कह सकते हैं कि एक सबसे इंपॉर्टेंट बेस है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है तीनों सेक्टर को कोरिलेट, कोलिंक करने का, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या सर्विस सेक्टर हो। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप होगा, तो किसी भी कंट्री में जो सोशो इकोनॉमिक एडवांसमेंट है वो कम्प्लीटली पॉसिबल नहीं है। इंडिया में हम देखते हैं कि एक टाइम पे प्रॉपर रोडवेज नहीं थे, है ना। आज की डेट में रोडवेज आ गए हैं, नेशनल एक्सप्रेसवे बनने लगे हैं। इंडिया में एक टाइम पे रेलवे कनेक्टिविटी भी नहीं थी, वो रेलवे कनेक्टिविटी आज की डेट में इंश्योर करी जा रही है। इंडिया में एयरवे कनेक्टिविटी नहीं थी, तो एयरवे कनेक्टिविटी के साथ साथ एयर कार्गो फैसिलिटी भी डेवलप करी जा रही है। इंडिया में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो सी पोर्ट्स हैं वो भी डेवलप किए गए, इनलैंड वाटरवे डेवलप किए गए, और सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट रन करना शुरू किए, जैसे कि डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है।
दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप किया, सरकार ने सागर माला प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें कोस्टल एरियाज को, सी पोर्ट्स को इंटरनली कनेक्ट किया जाएगा। सरकार ने जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें इलाहाबाद को वाराणसी से गंगा रिवर के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जिसमें 1000 से 1500 टन्स के वैसल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा इनलैंड वाटरवे के थ्रू। ठीक है, सरकार ने उड़ान स्कीम शुरू करी, उड़े देश का आम नागरिक, ताकि जो कनेक्टिविटी है वो इंश्योर हो सके, क्योंकि जिस कंट्री में प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी होगी, जिस कंट्री में या जिस रीजन में प्रॉपर कनेक्टिविटी होगी, वही रीजन इंडस्ट्रियली या सर्विस सेक्टर में ग्रो कर पाएगा, या उसी रीजन में देखा जाए तो सिग्निफिकेंटली जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो अट्रैक्ट हो पाएगा। अगर आप मध्य प्रदेश की ही बात करो तो मध्य प्रदेश में आप देखते होगे कि मैक्सिमम फॉरेन इन्वेस्टमेंट या जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो मध्य प्रदेश के इंदौर में ही आके क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या भोपाल में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि इसके आसपास वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली अवेलेबल है, चाहे एयरवेज हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे रोड्सवे हो, और अब तो मेट्रो भी डेवलप करी जा रही है ना। तो यही एक सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे मेनली हाई डेवलपमेंट क्यों है। बिहार और उत्तर प्रदेश में कोई भी इन्वेस्ट करने क्यों नहीं जाता, क्योंकि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी में हम नेक्स्ट पॉइंट पे जब बात करते हैं, दैट इज लैक ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और एनी सच रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन अ कंट्री। कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट मैटर क्या करता है कि आपके पास स्किल्ड बेस्ड मैन पावर होना चाहिए और प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी अबेंडेंट अवेलेबल हैं तो आप उनको कंप्लीटली उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हार्नेस नहीं कर सकते हो अगर आपके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, स्किल्ड बेस्ड मैन पावर नहीं है। इंडिया में जो मिनरल्स के रिजर्व्स हैं वो आज से नहीं, वो काफ़ी समय से अवेलेबल हैं। जब इंडिया जब से गोंडवाना लैंड मास का पार्ट बना तब से अवेलेबल है, लेकिन क्या इनको हम इंडिपेंडेंस के बाद इमीडिएटली हार्नेस कर पाए? नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास ना तो वैसा पोटेंशियल था, ना ही वैसे मैन पावर थे, और ना ही वैसा टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज था। तो इट इज़ वेरी असेंशियल टू इंश्योर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन अ कंट्री। नेक्स्ट इज लो लिटरेसी। इंडिया में सिर्फ 74% ऑफ पॉपुलेशन प्राइमरली या प्रिलिमिनरी सेंसस डेटा के अकॉर्डिंग क्या है, लिटरेट है। प्रिलिमिनरी डेटा मतलब जो रफ बेसिस पे गवर्नमेंट ने इशू किया था। जब फाइनल सेंसस का डेटा आया तो ये सेंसस डेटा के अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट क्या हो गया, और कम हो गया। इट वॉज रिस्ट्रिक्टेड अप टू 73%। तो इलिटरेसी से क्या होगा, इलिटरेसी से अनएम्प्लॉयमेंट होगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगा, सोशो इकोनॉमिक गैप जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, traditional, fatalistic and conservative outlook is one of the reason that why India is lagging behind. इंडिया में आज भी वुमेन्स के पास इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी नहीं है। इंडिया में आज भी पर्दा सिस्टम चलता है। इंडिया में आज भी कास्टिज्म, रीजनलिज्म की प्रॉब्लम है। इंडिया में आज भी देखा जाए तो चाइल्ड मैरिज या फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड जैसी प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। तो ये जो कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल आउटलुक है, ये एक पर्टिकुलर बैरियर है इंडिया के ओवरऑल डेवलपमेंट में, जिसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव, ट्रेडिशनल और फैटलिस्टिक आउटलुक। क्लियर? सो दीज आर सम ऑफ द ट्रेडिशनल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एंड from tomorrow onwards we will start with the modern or a new features of Indian economy. Clear? तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है? क्रिटिकली evaluate the traditional features of Indian economy in a 10 marker. Clear? चलो, तो थैंक यू, जय हिंद।